यस तो बच्चों आज सबसे फर्स्ट हम हेडिंग लेंगे डीएनएफ ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक के अंदर आज हम बच्चों बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ई नॉट से। ठीक है, नॉट का मतलब बच्चों क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? एसटीपी एनटीपी को जो हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वही आपका टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप्लाई किया था। ठीक है, वही लगभग कंडीशन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हम लोग एस ब्लॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, पी ब्लॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे, पहले हम डी ब्लॉक के बारे में बताएंगे, फिर एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, और इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा, जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी डेवलप होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसके पीछे यही है आपका एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, और कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है आपका डी ब्लॉक का, तो उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, जो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, वो कैसे डिसाइड की जाएगी किसी अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया बच्चों? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू है, ये बच्चों किसी भी एलिमेंट, किसी भी डी ब्लॉक के मेटल आयंस, ठीक है, उसकी जो रिएक्टिविटी है, वो किस तरीके से केमिकल एक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, वो आप प्रोडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए किसी के सामने, तो वो सारी की सारी वैल्यूज आपकी यहीं से डिसाइड की जाएगी। ठीक, करते हैं कंटिन्यू, बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेप्थ में समझाऊंगा मैं, आप समझ। तो ये जो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो वैल्यूज निकल के आती है, जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली बच्चों आपका थर्मोडाइनमिक्स से बेस है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट, टोटली बेटा थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें बात करते हैं थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड हो। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड ऑन द मैग्नीट्यूड। ये डिपेंड करता है कि थर्मोडायनेमिकल जो स्टेबिलिटी होगी किसी भी डी ब्लॉक के मेटल आयन की, वो डिपेंड करेगा बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किस पे डिपेंड करेगा? आयोनाइजेशन, एक तो इंथैल्पी पे डिपेंड करेगा बिकॉज ये मेटल्स हैं, और किस पे डिपेंड करेगा बताओ बच्चों? आयोनेशन इंथैल्पी डिपेंड करेगा। अच्छा, आयोनेशन इंथैल्पी के साथ साथ आपकी और भी वैल्यू जाती है, जैसे हाइड्रेशन इंथैल्पी आती है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आयोनेशन इंथैल्पी जो वैल्यू है, जो मेटल्स की यहाँ पे, वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो जनरली हमारे मेटल्स होते हैं, उनकी आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू बच्चों कैसी होती है? लेस होती है। क्यों? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज कर देते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो ये सपोज ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये मेटल होगा बच्चों, तो ये मेटल इजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करते हैं। ठीक है, और आयोनाइज होकर लगभग ये डी ब्लॉक जो आपका इनर्ट गैसेस है, जो आपकी नोबल गैसेस है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी का मतलब है कि आप जो एनर्जी सप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ब्लॉक के लगभग जो एलिमेंट्स है वो मेटल है, तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या है? कम है। तो आराम से बड़ा रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, और बिल्कुल यहाँ पे जो कैटाइन बनेगा, जो यहाँ पे जो कैटाइन बनेगा, वो कैटाइन बेटा बिल्कुल डेफिनेटली आपका स्टेबल होगा। ठीक है, कैटाइन आपका डेफिनेटली स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा कैटाइन की स्टेबिलिटी के पीछे रीजन ये भी है कि बेटा साइज यहाँ पे क्या होगा भाई? कैटाइन का साइज जो होगा नॉर्मल एलिमेंट के कंपैरिजन में, वो तो छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा। जब स्मॉल साइज होगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा, डेफिनेटली आपका कैटाइन अधिक स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका जो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कैटाइन बनने पे साइज छोटा ही होता है। चलो, अब इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन सॉल्यूशन, ठीक है, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है। अभी आपको अगर यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं, सिंपल से मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ कि जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट्स है, उनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे कि सर अभी थर्मोडायनेमिकल जो कॉन्सेप्ट था, जो थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग तो सर स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज डिफाइंड बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। करेक्ट है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब बच्चों वहां पे पोलर सॉल्वेंट है, वहां पे सॉल्वेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो वही कंपाउंड अगर सॉल्यूशन के साथ डिफाइन किया जाएगा तो उसकी वैल्यू जो 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 उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी सॉल्यूशन के अंदर, वो इसकी जो स्टेबिलिटी कंपाउंड की होगी सॉल्यूशन के अंदर बच्चों, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ना कि डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है दैट विल डिफाइंड बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। और बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन सॉल्यूशन, वही कंपाउंड, वही सेम कंपाउंड इन सॉल्यूशन, तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों डिफाइन होगी विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ओके, नाउ कम्स कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चीजें मिक्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक अगर स्टेबिलिटी आता है, प्लीज बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी को सर्च करना। अगर सॉल्यूशन के अंदर पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सर्च करना, आयनाइजेशन एंथैल्पी मत जाए। नाउ कम्स कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो पहले बच्चों आता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ईओएस पहला फैक्टर है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी, यही होती है बच्चों एटोमाइजेशन एनर्जी, या इसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आप लोग बोल सकते हो। मेटल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा, नॉन मेटल के लिए, मेटल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो भी बड़ी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पहले तो इस पे डिपेंड करेगी। दूसरी बच्चों यहाँ पे यह है कि जो आयनेशन इंथैल्पी, क्या डिस्कस हो यहाँ पे? तो आयनेशन इंथैल्पी तो डिस्कस होगी नहीं, बिकॉज आयनेशन इंथैल्पी तो थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है। जब वो आपका कंपाउंड सॉल्यूशन में नहीं होगा तो आपकी आयनेशन इंथैल्पी डिपेंड करेगी। लेकिन आयनेशन इंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, बताओ बेटा? आयनेशन इंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, वीक हो, लेस हो, राइट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम लिक्विड पोटेंशियल को निकालते हैं तो निकालने के समय हम दो तीन थेरेपी फोकस करते हैं। एक तो हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम एटोमेशन थेरेपी बोलते हैं, और दूसरा बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है, दूसरा जो आपका पॉइंट आएगा वो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कॉन्सेप्ट आएगा, और इसके साथ आपको यहाँ पे और क्या मिलेगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इंट्रोड्यूस होगा। अब सुनना ध्यान से, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल, जब बच्चों मैंने बोला कि अगर थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट अगर स्टेबिलिटी का आता है, थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड के लिए, प्लीज फोकस आयनाइजेशन इंथैल्पी, और कोई फैक्टर फॉलो नहीं करना है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हमारा कोई भी कंपाउंड स्टेबल कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो उसके पीछे आपका जो मेजॉरिटी में रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बच्चों डिपेंड किस किस पे करती है? तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। दूसरा बच्चों डिपेंड करता है आयनाइजेशन इंथैल्पी पे, और लास्ट डिपेंड करता है आपका इंथैल्पी, ये आपका यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये तीन इंथैल्पी जो है ये अफेक्ट करेगी, इनके चेंज होने पे लिक्विड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी, हर किसी मेटल के लिए, हर किसी एलिमेंट के लिए, जो भी आपके सेंट्रल एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट क्या टिक करना होगा? आयनाइजेशन इंथैल्पी। सॉल्यूशन के अंदर कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन करनी होगी? लिक्विड पोटेंशियल की हेल्प से। ठीक है, लिक्विड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन बोल लो, या आयनाइजेशन इंथैल्पी पे, या बच्चों डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे। परफेक्ट, सभी को समझ में आ गया? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, आप समझते हैं। तो मैंने बच्चों आपको एक एलिमेंट दिया मेटल एस, ये सॉलिड है। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? इससे मुझे कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या फॉलो करूंगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, इसको डेल्टा एच सब्लिमेशन हम लोग पहले फॉलो करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। कोई मेटल हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स ही मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, तो बेटा कन्वर्ट किस में होंगे? आपकी
गैस स्टेट में। तो हम क्या फॉलो करेंगे कि मेटल से कन्वर्ट डायरेक्ट हुआ है बच्चों गैस में, है ना, लिक्विड यहाँ पे नहीं मिली है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर इससे आप डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी आप बोल सकते हो, वो भी इंथैल्पी यही होती है। सेकेंड स्टेप बात करते हैं। जैसे मैंने आपको सॉलिड दिया, अब इसको मुझे क्या करना है, आयोनाइज करना है। तो आयोनाइज करने के लिए बेटा हम क्या फॉलो कर सकते हैं, एम प्लस, और एक गैस स्टेट में जाएगा, रिलीज हो जाएगा सपोज 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका मेटल से ये गैस स्टेट में गया है, तो मतलब कौन सी एंथैल्पी आई होगी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज डेल्टा एच आयोनाइजेशन। अच्छा, थर्ड स्टेप हम क्या बता सकते हैं, कौन सा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर ये है कि अगर आपका जो M+1 गैस स्टेट में आ चुका है सेकेंड स्टेप से, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लेके आएंगे, सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच हाइड्रेशन होगा, ठीक है, डेल्टा एच हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ से बनेगा M प्लस एक्वस मीडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म डिफाइन हो गया डेल्टा एच हाइड्रेशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये तीन डिफरेंट आपके यहाँ पे टर्म लिखे हैं, इन तीनों डिफरेंट टर्म्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगी बेटा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इन तीनों फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करने वाली है। अब टोटल एनर्जी के बारे में बात करें, तो टोटल एनर्जी बच्चों क्या होगी, टोटल एनर्जी का मतलब ये हो गया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, भाई ये एक्वस मीडियम आया है ना, अब जब एक्वस मीडियम आ गया, तो अभी तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हम लोग फॉलो कर सकते हैं ना, तो इसको एक्वस मीडियम में तो लाना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे गैसेस फेज में, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, अब पॉइंट है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हुई है, तो टोटल एनर्जी बच्चों इन्वॉल्व हुई है, अगर मैं लिखूं डेल्टा एच आर, इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल एंथैल्पी जो चेंज हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है, तो पहले आपके यहाँ पे सबमिशन एनर्जी हुई है, दूसरी आयोनेशन एनर्जी हुई है, तीसरी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी हुई है। मेरी बात समझ में आई है? वो तीनों की तीनों एनर्जी को आप समेशन करोगे, और समेशन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी क्या होगी, डेल्टा एच आर होगी। मेरी बात समझ में आ गई पूरी? यहाँ तक कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, तब का एडिशन करना है, क्लियर हो गया? बताओ बच्चों। यस, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स हमारा क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ट्रेंड्स इन जो मेटल आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, इसमें दो स्टेट आती हैं, एक तो M+2 से, M में एक तो ये वाला टर्म डिफाइन किया जाता है, एक टर्म आता है कि M+3 से कन्वर्ट होना M+2 के अंदर, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसी को मैं करूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन। तो पहले समझ लेते हैं, देखो क्वेश्चन है कि अगर मैं E0 M+2 से M डिफाइन कर रहा हूं, तो ये है क्या, रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, ये रिएक्शंस क्या लिखी जाएगी इस तरीके से ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, कि भाई +2 से M में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +2 है, और यहाँ पे क्या है, 0, तो रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगी, मतलब ये जो E0 है ये हो जाएगा यहाँ से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, SRP वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर का रेगुलर ट्रेंड होता है, जब आपका M+2 से जो आयोनिक फेज है, जो कैटायनिक फेज है, जब वो M में जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन है, तो रीजन उसके पीछे ये है कि एक तो आयोनेशन एनर्जी, एक तो आयोनेशन थेरेपी की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उस आयोनेशन थेरेपी के अंदर आपकी IE1, ठीक है, आयोनेशन थेरेपी जो आपकी फर्स्ट है। दूसरा आपकी आती है बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, इन दो के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनेशन थेरेपी वैल्यू बच्चों रेगुलर नहीं होती है, किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनेशन थेरेपी फर्स्ट, और आयोनेशन थेरेपी फर्स्ट के बाद आपकी सब्लिमेशन एनर्जी इरेगुलर होती है। जब यही इरेगुलर होगी, तो इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या फिर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ऑब्वियसली आपकी अलग होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है M+2 से M के बारे में पहले, तो आपको टिक करना होगा कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये इरेगुलर क्यों है, तो उसके पीछे रीजन आपको बताना होगा, बिकॉज जो आयोनेशन एंथैल्पी वैल्यू है और जो सबमिशन एंथैल्पी वैल्यू है वो आपकी रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, दैट्स व्हाई
यहाँ पे आपकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगी M+2 से M में कन्वर्ट होने की, वो भी आपकी इरेगुलर होगी। सभी को बात समझ में आ गई? बताओ जरा। ये सब रीजन वाइज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये रीजन आपको अगर यहाँ पर बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रीजन वाइज क्वेश्चंस आते हैं यहाँ, ठीक है। ओके, यस, चलो। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो कैसे आपको आंसर और टिक करने होंगे, तो मैं पहले लिख देता हूँ। द स्मॉलर the value of total energy, smaller the value of total energy, जो टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में वो एनर्जीज की वैल्यूज दी हैं, ठीक है। द स्मॉलर द वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर oxidation state, for a particular oxidation state in aqueous solution, greater will be the stability, डेफिनेटली वहां पे स्टेबिलिटी कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम, ठीक है। greater will be the stability for that oxidation number, for that oxidation state या oxidation number, ठीक। अच्छा, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे तो वहां पे आपको ये फोकस करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या डिफाइन करता है? टोटल एनर्जी चेंज, ठीक है, उसको आपको डिफाइन करेगा। तो यहाँ से एक चीज ये समझ में आई कि अगर आपकी जितनी छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, टोटल एनर्जी चेंज आएगा ना, उसमें जितनी एनर्जी वैल्यू बेटा सबसे छोटी होगी, जब हम कंपैरिजन करेंगे तभी बताएंगे ना किसी से छोटी है किसी से बड़ी है, इसलिए कहा मैंने स्मॉलर, कंपैरिजन है, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी दो ऑक्सीडेशन जगह हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे एक मैंने लिखा है A+, एक लिखा है मैंने A+2, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बताना दोनों में से अधिक स्टेबल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, वो तीनों एनर्जी को फॉलो करेंगे और तीनों एनर्जी वैल्यूज क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी, ठीक है। और वहां पे आपको क्या करना है, उनका एडिशन करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो जो वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉलर होगी इन दोनों में, मान लेते हैं कि A+1 इसकी वैल्यू बच्चों आई है स्मॉलर, टोटल एनर्जी चेंज, और इसकी वैल्यू बेटा आपकी जो आपकी चेंज है वो थोड़ा सा वैल्यू आपकी ज्यादा आई है और यहाँ पे वैल्यू आपकी कम आई है। तो जहां पे एनर्जी कम निकल के आएगी डेफिनेटली हम बोलेंगे कि इन एक्वा सोल्यूशन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी फॉर दैट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा स्टेबल होगा, ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा स्टेबल होगा, ठीक है। तो टोटल किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी के ऊपर, ठीक है। वही स्टेटमेंट आपको चेक करना है, अगर मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो जितनी स्मॉलर वैल्यू चेंज होगी टोटल एनर्जी का, तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उस ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ से एक पॉइंट है कि बेटा बहुत जगह आपको मिलता है क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव वाला स्टेबल कि पॉजिटिव वाला स्टेबल। तो यहीं पे मैं बताता हूँ कि जितना स्मॉलर का मतलब क्या, नेगेटिव भाई, जीरो से नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन, जो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मतलब हो गया है कि मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव, तो मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पार्टिकुलर। हम लोग बच्चों किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल के बारे में, प्लीज इसको ध्यान देना। तो जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो जितना ज्यादा आपका नेगेटिव लिक्विड पोटेंशियल वैल्यू होगी, जितनी लोअर वैल्यूज होगी, वहां पे आपका वो जो एक्वस मीडियम के अंदर वो जो आपका ट्रांजिशन मेटल का जो कैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी बच्चों उतनी ही ज्यादा होगी। सभी को समझ में आ गया? स्टेटमेंट क्लियर है? ओके। अब देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों मैं दो वैल्यूज के बारे में एक साथ बात करूंगा। ई नॉट, मैं ऐसा करता हूँ मेटल में यहाँ पे लिख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। यस, मैंने यहाँ पे बच्चों लिखे हैं एलिमेंट्स एक तरफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई नॉट आपकी M+2 से जब M में कन्वर्जन होगा, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बात करेंगे। सेकेंड है आपका ई नॉट, जो सेकेंड क्वेश्चन आता है वो आपका आता है M+3 से M+2 में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसके साथ ये दो कहानी हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस, इन्हीं पे क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है। वैसे तो हो सकता है क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दी जाए एनर्जी की, अगर नहीं दी जाएगी तो आपको यहाँ पे जो डाटा मैं बता रहा हूँ उस डाटा को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे
टाइटेनियम से कहानी स्टार्ट करें। टाइटेनियम से आपका आता है, क्योंकि आपके इसके पहले वाले ऑक्सीडेशन नंबर में तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, +2 से m में जाना, +3 से +2 में जाना, ठीक है। अच्छा, अब टाइटेनियम की जो वैल्यू बेटा सबसे अगर नेगेटिव होती है -1.63, हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जब वो +2 से 0 में जाएगा। जब +3 से +2 में जाएगा तो इस समय इसकी वैल्यू होती है 0.37। हम इसी कंपैरिजन के बेस पे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। वेनेडियम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्रोमियम आएगा, नेक्स्ट इज मैग्नीज, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आयरन, इसके बाद आपका कोबाल्ट, ठीक है। यस, तो डिस्कस करते हैं पहले वेनेडियम के बारे में। इसकी वैल्यू आती है -1.18, ठीक है। और वेनेडियम की यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है पॉजिटिव आती है 0.26। क्रोमियम के बारे में बात करते हैं, आती है -0.91। और बात करते हैं क्रोमियम की आपकी +3 से +2 में जाने की, तो ये वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे माइनस में, -0.41, -0.41, ठीक है। इन वैल्यूज को तो वो याद नहीं करना है, सिर्फ एक तरीके से सीक्वेंस को समझना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल एनर्जीज पे नहीं जाना, टोटल एनर्जी दी जाएगी तो हम निकालेंगे, और लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है डाटाबेस के अंदर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस ट्रेंड को समझ लो, वैल्यूज को याद नहीं करना है। मैग्नीज के बारे में बात करते हैं तो माइनस में होता है 1.18, इसकी मैग्नीज की बात कर रहे हैं, -1.18, ठीक है। लगभग मैच करती है बच्चों किसके साथ, इस वेनेडियम के साथ, ठीक है। अच्छा, मैग्नीज की बात करते हैं +3 से +2 में जाएगा तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है 1.57। आयरन के बारे में बात करते हैं तो बेटा होती है -0.44, आपकी जब +2 से 0 में जाएगा। और सेकंड बात करेंगे जब +3 से +2 में जाएगा आयरन, तो इसकी वैल्यू होती है +0.77, ठीक है। यस, लास्ट नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है बेटा माइनस में 0.28, -0.28, ठीक है, 0.28। और यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं +3 से +2 के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है +1.97। और निकिल के लिए ये जो निकिल +3 में कभी जाता ही नहीं, आपको पता है। इसके बाद कौन है, कोबाल्ट के बाद निकिल आएगा ना बच्चों, कोबाल्ट के बाद कौन आएगा, निकिल आएगा, ठीक है। निकिल के बाद कौन आएगा, कॉपर आएगा, फिर आपका जिंक आएगा। तो पता है आपको कि जो निकिल है, जो कॉपर है, ये जिंक है, ऑक्सीडेशन अगर आपको पता होगी तो ये +3 में तो जाती ही नहीं है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर इनके साथ मिलेगी नहीं, ना तो निकिल के साथ, ना कॉपर के साथ, ना जिंक के साथ, ठीक है। तो कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी। जब +2 से वो 0 में आएंगे, तो निकिल की जब +2 से 0 में आता है तो बेटा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है, एसआरपी वैल्यू जो होती है वो आती है माइनस में 0.25। कॉपर की बात करते हैं तो +0.34, जिंक की बात करते हैं तो माइनस में आती है 0.76। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वैल्यूज कैसे निकल के आई होंगी। और ये भी मैंने बताया कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा बच्चों, प्लीज लिसन केयरफुली, जितना क्वेश्चन दिया जाता है आपको वैल्यूज दी जाएंगी, कंपेयर करने को सीधा आता है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होगी, मेरी बात समझ में आ रही, उतनी ज्यादा उस ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, करेक्ट है। उसी के बेस पे आप किसी भी कंपाउंड, मैं टाइटेनियम को कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, +2 से 0 में आ रहा है, ठीक है। यस, आप कंपेयर कर सकते हो, इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू, बताओ दोनों में से अधिक स्टेबल कौन सा है, इसका इसको कंपेयर करो, चाहे इसका इसको कंपेयर, किसी को भी कंपेयर करो आप। क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाएंगी, बस कॉन्सेप्ट को समझाया, वो आपको समझ में आना चाहिए कि मोर नेगेटिव होगा तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, मोर नेगेटिव का मतलब मोर स्मॉलर वैल्यू का मतलब मोर नेगेटिव, ठीक है। यस, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस। इसका बच्चों हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के एटम बच्चों कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, तो इनके बीच में बच्चों वॉइड होता है। वॉइड का मतलब वेकेंट स्पेस, ये वॉइड है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं रेड कलर से करता हूँ, ये आपको वॉइड दिख रहा है, वेकेंट स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड ना। सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट टाइप के वॉइड्स होते हैं, क्यूबिक वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, वो सारे वॉइड डिस्कस किए जाएंगे, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ से ये जो वॉइड है, ये वॉइड इतने बड़े साइज का होता है कि बच्चों जो हमारे स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कार्बन है, लाइक हाइड्रोजन है, लाइक नाइट्रोजन है,
वो बच्चे आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस जगह आके आपके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इस ये फिक्स होने के बाद इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू वो बच्चों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है और रिएक्शन आपका इजीली परफॉर्म होता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं जो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, इन सब के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो कैटलिटिक एक्टिविटी में बात करते हैं कि आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत अच्छे आपके कैटलिटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, ठीक है। बिकॉज रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन ऐसा क्यों करते हैं, तो रीजन बच्चों आपको टिक करना होगा गिवन ऑप्शंस के अंदर कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन। रीजन इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन एंजाइटी ने दिया है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से कि बहुत अच्छी अपनी कैटलिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, क्लियर। अब दूसरा इसमें रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन क्या दे रखा है, दूसरा ये देखा है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया बच्चों अधिक होने की वजह से जो रिएक्टेंट है वो इजिली एब्जॉर्ब होते हैं। बेटा सरफेस केमिस्ट्री में आएगा ये टर्म, ठीक है, एब्जॉर्ब, केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ABSORBD एड्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे वहां पे। तो इजिली क्या होता है कि आपके जो भी रिएक्टेंट होंगे वो रिएक्टेंट बच्चों इजिली आपके एड्जॉर्ब होंगे इसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर जो आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। जैसे टाइटेनियम के कंपाउंड्स आते हैं, प्लेटिनम आता है, कॉपर आता है, पैलेडियम आता है, इन सब का यूज क्या होता है बताऊंगा जरूर मैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे इनका इजिली एब्जॉर्प्शन, लार्ज सरफेस एरिया, दूसरा इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन, दिस इज रीजन फॉर द कैटलिटिक प्रॉपर्टीज फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हम एक तरफ कैटलिस्ट लिख लें जल्दी से। यस, कैटलिस्ट लिखा मैंने और एक तरफ लिखा है मैंने इसके यूज। तो कैटलिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास बच्चों प्रेजेंटेड TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम Al(C2H5) नाउ थ्राइस। ये बहुत अच्छा बेटा एक रिएजेंट है जो आपको जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये पॉलीमराइजेशन के अंदर यूज करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, मैं बताऊंगा एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन लिख लो, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके अंदर हम लोग बेटा इसका यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका नाम है, क्या नाम है, ZIEGLER, जिगलर NATTA, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बहुत बार कैटलिस्ट के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। देखो यहाँ पे टाइटेनियम दिख रहा है, परफेक्ट। तो ये आपका बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है जहां पे हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे इथाइलिन के साथ। पहला आपको ध्यान रखना है। सेकेंड कैटलिस्ट की बात करते हैं B2O5। B2O5 हम लोगों ने किया है बेटा, कहाँ किया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर। कहाँ पे किया है, देखो वेनेडियम है, डी ब्लॉक का है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है। और कहाँ पढ़ा है बच्चा, जब हम लोगों ने SO3 वगैरह डिस्कस किया था, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जब हम लोग SO2 को कन्वर्ट करते हैं SO3 के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस वेनेडियम पेंटॉक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट बच्चों आता है आयरन। आयरन बहुत अच्छा है। आयरन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, आयरन का बच्चों यूज करते हैं हैबर ब्रॉस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, HABER, हैबर BOSCH, हैबर ब्रॉस प्रोसेस, ठीक है। हेबर बॉस प्रोसेस के अंदर हम लोग आयरन का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं PDCl2। PDCl2 इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं बाकर प्रोसेस के अंदर, WACKER, बाकर प्रोसेस। और बाकर जो प्रोसेस है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जहां बच्चों हम लोग फॉर्म करते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या फॉर्म करते हैं, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग PbCl2 का यूज करते हैं, ठीक है, नॉट पीबी, पैलेडियम आएगा, राइट, पैलेडियम। PdCl2 का हम लोग यूज करते हैं, बैकअप प्रोसेस होता है और यहाँ पे हम बिल्कुल एसिटल्डिहाइड वगैरह इसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका पैलेडियम। तो पैलेडियम का यूज आप लोगों ने क्या, हाइड्रोजनेशन में किया होगा बेटा, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और कहाँ पे क्या होगा बेटा, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन के अंदर, एल्काइन के अंदर, ठीक है, एल्काइन के अंदर हम लोग बिल्कुल इसका यूज करते हैं पैलेडियम का, ठीक है। प्रोसेस का नाम होता है आपका हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट बच्चों आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ अगर मैं प्लेटिनम ऑक्साइड अगर ये सेक्शन यूज करता हूं तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे होता है रिडक्शन। क्या यूज होगा इसका, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस के अंदर इसका हम यूज करते हैं, जिसका नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है एडम कैटलिस्ट। क्या नाम होता है, एडम कैटलिस्ट। बस सुन लो एक बार, एडम कैटलिस्ट इसका नाम होता है। नेक्स्ट अगर सिंपल अगर प्लेटिनम दे रखा है तो प्लेटिनम बेटा क्या है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। क्या है,
कैटालिटिक कन्वर्टर। और कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? क्लीनिंग प्रोसेस में, ठीक है। यस, इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कॉपर। कॉपर का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कहाँ पे करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स के जो ऑक्सीडेशन है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, का यूज करते हैं। और लगभग जितने भी हमारी कैटलिस्ट हैं यहाँ पे डी ब्लॉक वाले बेटा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत रिलेट करते हैं और वहां पे आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा? ओके। ऐसे और भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं प्लेटिनम के बारे में, तो प्लेटिनम का जो कैटालिटिक जो प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो प्लेटिनम का हम लोगों ने याद यूज किया था बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में। मैं और थोड़ा बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि कैटलिस्ट एक ही जगह यूज किया, बहुत जगह यूज किया था अलग तरीके से। प्लेटिनम का हम लोगों ने यूज किया था, अगर आपको याद होगा जी कैटलिस्ट, तो जब हमने H2SO4 का मैन्युफैक्चर किया था तो वहाँ पे हम प्लेटिनम का यूज करते हैं। आयरन का यूज हम अमोनिया बनाने में यूज करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हैबर प्रोसेस, पता है? अरे भाई वहां पे क्या था? मोलिब्डेनम था ना, स्मॉल अमाउंट के अंदर, बर्कस प्रमोटर, मोलिब्डेनम बर्कस प्रमोटर, आयरन बर्कस कैटलिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्सअप मत करो। निकल निकल हम निकल आपको बहुत अच्छे से पता है, 10th क्लास में पढ़ाया था निकल के बारे में, कि जो ऑयल्स के जो हाइड्रोजनेशन होती है, ऑयल इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो आपके ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, उनमें अनसैचुरेशन को फिनिश करने के लिए हम वहां पे निकल का यूज करते हैं। तो निकल इज यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। B2O5 मैंने पढ़ ही लिया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, अभी पढ़ा जाता है SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 में हो जाए, और मैन्युफैक्चरिंग होता है कहाँ पे? H2SO4 का कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। MnO2 का भी यूज होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, आपको बता देता हूँ, सब याद रखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है MnO2। तो MnO2 की बात करें तो MnO2 बच्चों यूज करते हैं हम लोग KClO3 के साथ। जब हम KClO3 का डिकम्पोजिशन करते हैं, क्या करते हैं? KClO3 का जब हम लोग कंट्रोल डिकम्पोजिशन करते हैं तो बच्चों हम लोग MnO2 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। और KClO3 इज वेरी पॉपुलर, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। हम लोगों ने पढ़ी अच्छे से, अगर आपको याद होगा ऑक्सीजन गैस का जो प्रिपरेशन था, फॉर्मेशन था, वो KClO3, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था कि KClO3 से हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं, और बनाया भी था हम लोगों ने। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो कोबाल्ट। कोबाल्ट तो आपको बहुत ही पॉपुलर है। कोबाल्ट का यूज बच्चों हम कहाँ करते हैं बताओ जरा? कोबाल्ट, आपका जो कोबाल्ट के सॉल्ट्स होते हैं वो वर्क एज ए कैटलिस्ट, और कहाँ पे यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के डिकम्पोजिशन में। जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी कुछ समय पहले पढ़ा था, तो ब्लीचिंग पाउडर का, हाँ, क्लोरीन के अंदर पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर का जब डिकम्पोजिशन करना है तो हम लोग क्या बच्चों यूज करते हैं? कोबाल्ट सॉल्ट यूज करते हैं। तो कोबाल्ट सॉल्ट वहां पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, समझ में आ गया? तो इन सब का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के पीछे जो कहानी है, कौन यूज करता है तो कहां से होती है? तो N-D ऑर्बिटल, ध्यान उड़ा, N-D ऑर्बिटल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके जब ये कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जब ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के सामने, तो बच्चों हम बनाते हैं इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल्स का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल्स? इंटरस्टिशियल्स का मतलब क्या होता है, सुन लो। इंटरस्टिशियल्स का मतलब ये होता है कि जब ये आपके डी ब्लॉक के जो मेटल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो इंटरस्टिशियल्स का मतलब बच्चों वॉइड होता है। तो ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये वेकेंट स्पेस एटम्स के बीच में, यहाँ पे आके आपके जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं वो आके फिक्स हो जाते हैं, तो जो कंपाउंड, उस कंपाउंड फॉर्म होते हैं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? कैटलिस्ट प्रॉपर्टी क्लियर, समझ में आ गया होगा? यस। किसी को यहाँ पे कोई डाउट कैटलिटिक प्रॉपर्टीज को लेके? अब बच्चों हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? भाई आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, कोई उसमें डाउट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फिर कॉन्फ़िगरेशन के सीक्वेंस है, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड को, मेरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब किसी मैं सब्सटेंस को बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है बताओ जरा? इंटेंसिटी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी सपोज H है, उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसको जानो। चलो मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में बताता हूँ, चलो।
तो बेटा यहाँ से आपका जो म्यू इफेक्टिव निकल के आता है वो डिपेंड करता है आपकी स्मॉल एन पे, n+2, और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड मिलेंगे उसकी वैल्यूज यहाँ पुट करना और सॉल्व करना, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा बच्चों म्यू इफेक्टिव, ठीक है। इस चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जितना बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। सभी को समझ में आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद मैं डिस्कस करूंगा बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक के पूरे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगा। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों इनके पास प्रेजेंट क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से ये इजिली बच्चों क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज जो हमारे एनाइंस होते हैं, जिनको हम लोग बच्चों बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स आपके न्यूट्रल भी होते हैं, इनको लिगेंड्स बोलते हैं, या आपके लिबिस बेस होते हैं। इनको इजिली बच्चों क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ प्रेजेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और जिसका यूज बच्चों आपकी जो मतलब हम बोल सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री है, इसके अंदर इसका बहुत यूज है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिट्स, प्लेटिनम वगैरह, कैंसर की मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम बताएंगे उसके अंदर उसका यूज किस किस तरीके से कहाँ डिफाइन किया जाएगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के रीजन बताओ। तो रीजन क्या होते हैं, तो सुन लो। रीजन बच्चों आता है, रीजन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला रीजन तो हो गया है weak डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। दूसरा, एक किसी अगर एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि यहाँ पे एस और पी ब्लॉक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चों एस और पी इसलिए नहीं करते हैं फॉर्म बिकॉज इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि जो आप ध्यान दो, यहाँ पे जो डी ब्लॉक के मेटल्स मेटल्स आयन जो बनते हैं ना, उनका साइज बड़ा होता है लगभग एस और पी वालों से। इनका एस और पी वालों का जो साइज होता है बच्चों बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज की वजह से। दूसरा वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी जनरली से नहीं मिलते हैं, मिल भी जाते हैं तो साइज छोटा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपके बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स नहीं बनाते, ठीक है। निरांत बिल्कुल सही, वेरिएबल ऑक्सीडेशन इज आल्सो करेक्ट आंसर, वो इसी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, हाई आयोनिक चार्ज बोल सकते हैं, हाई आयोनिक चार्ज भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ज बाई साइज रेशियो होता है ना, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। एलॉय का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। इसमें एक से या दो या दो से अधिक हम मेटल्स को मिक्स करते हैं, और जनरली एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसमें आपकी मेटल से कनेक्टेड मेटल के साथ ही होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एलॉय इज ए होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे टू और मोर मेटल्स बच्चों क्या होंगी, आपकी कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होने के बाद पहले तो इनको मिल्ट करते हैं, भाई मेटल्स हैं, मिक्सिंग कैसे होगी, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, कि हम पहले आयरन को मिल्ट करते हैं, तो इसको पहले मिल्ट करना पड़ता है, मिल्ट करने के बाद इसको हम कूलिंग प्रोसेस करते हैं, और कूलिंग प्रोसेस के बाद इनको हम लोग लगभग क्या करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जब हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं तो बच्चों की बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी आप सपोज मान लेते हैं कि मेटल फर्स्ट है, यहाँ पे मेटल सेकंड है, ठीक है, और मान लेते हैं मेटल 3 है, तीनों मेटल्स को मुझे एलॉय बनाना है, तो हम कौन सी कंडीशन को फॉलो करें बच्चों। तो एक ही कंडीशन है, ध्यान देना, कि इन तीनों का जो साइज है, इन तीनों का जो एटॉमिक साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, नियरली इक्वल होना चाहिए। अगर इनके एटॉमिक साइज अगर इक्वल नहीं होंगे बच्चों, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एलॉय फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको मेरी बात क्यों ऐसा क्यों, रीजन समझो। यहाँ पे मान लो बच्चों, यहाँ पे आयरन के एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं उनके साइज ये हैं। अब भाई मैंने मिल्ट किया है तो एटम थोड़ी नहीं मिल्ट हो जाएगा, उनका जो बॉन्डिंग है आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग दैट विल ब्रेक, ये मिल्ट हो चुका है, भाई इनका साइज इतना बड़ा है। अब सेकंड मेटल मान लो मैं कोई दूसरा मेटल लेके आया बेटा, जिंक वगैरह लेके आया, तो क्वेश्चन तो है कि जिंक का साइज अगर आयरन के एटम के साइज बच्चों अगर इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बैठेगा, तो यहाँ पे मान लो ये आयरन का ये आपका एटम बाहर निकला, और कोबाल्ट का मेटल बेटा, कोबाल्ट का मेटल आया, वो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अरे भाई इतना बड़ा साइज तो छोड़ेगा। जैसे मैं क्या पूछूं, किसी सीट पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, किसी सीट पे 3 बच्चे बैठे हैं, किसी पे तो 2 बच्चे बैठे हैं। अरे भाई 3 सीट पे बच्चे, एक सीट पे बच्चे वही बैठ सकते हैं जिनका साइज क्या हो, छोटा छोटा हो, और जो बड़े बड़े साइज के बच्चे होंगे वो तो एक सीट पे 2 ही बैठ सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो 3 बच्चे बैठे एक सीट पे, उसमें से एक बच्चा निकल के जाएगा, तो कोई नया बच्चा आके जो बैठेगा ना, उसका साइज उतना ही बड़ा होना चाहिए। बड़े साइज वाला आ गया ना, तो इधर उधर वाले नीचे गिर जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो भाई एलॉय फॉर्मेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके मेटल का साइज लगभग क्या हो, जो सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जिसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूट करने एटम्स का, तो एटम का साइज नियरली आपका इक्वल होना चाहिए तभी। और जनरली ये बोलते हैं कि लेस देन 15% होना चाहिए साइज। ये होता है एक कॉन्सेप्ट कि एलॉय फॉर्मेशन, जितनी भी एलॉय स्टील वगैरह हम लोग देखते हैं, तो एलॉय फॉर्मेशन के पीछे यही रीजन है। एक तो आपका 15% के जो रेडियस का डिफरेंस है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक हो गया तो एलॉय नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक बच्चों क्लियर है बात? एलॉय फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इज क्लियर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, यस। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऑक्साइड्स के साथ हम बात करेंगे बच्चों, केमोनोफोर हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केमोनोफोर के बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। K2Cr2 से हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, उसको ज्यादा कुछ हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। तो हमारे ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये बेटा ऑक्साइड्स को डिफाइन करते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल बच्चों कंबाइन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ भी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हेलोजन है, सल्फर है, सबके साथ कंबाइन करता है। फॉस्फोरस के साथ भी कंबाइन करता है, बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जनरली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका कौन कौन से फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या है, तो बच्चों बनाते हैं MO टाइप बनाते हैं ऑक्साइड। सेकंड बात करें तो यहाँ से बनाते हैं M2O3 भी बनाते हैं, Fe2O3। जैसे यहाँ से बनाएगा तो M3O4 टाइप भी बनाते हैं ऑक्साइड से। ऑक्साइड की कैटेगरी इनकी है। नेक्स्ट MO टाइप भी बनाए, MO2 नेक्स्ट बनाएगा, M2O5 टाइप बनाएगा। नेक्स्ट बच्चों MO3 टाइप भी बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके ऑक्साइड्स हैं। तो ये इनकी जनरल फॉर्म है आपके डी ब्लॉक के मेटल्स के ऑक्साइड, कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो यहीं से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं, एम्फोटेरिक हैं। तो जनरली बच्चों मेटल के ऑक्साइड हैं तो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं बिकॉज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। मिक्स्ड भी बनते हैं, एसिडिक भी बनते हैं, बेसिक भी बनते हैं, और न्यूट्रल भी बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइटेनियम के, प्लीज ध्यान देना। टाइटेनियम का बेटा बनता है आपका TiO। ये फर्स्ट ऑक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक है। टाइटेनियम का सेकंड बताऊं तो Ti2O3, ये भी बच्चों होता है बेसिक इन नेचर। इसके साथ बच्चों बात करते हैं TiO2, तो ये आपका होता है आपका सी का मतलब बच्चों यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इट इज एम्फोटेरिक। दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। बी का मतलब बच्चों बेसिक है, सी से आप एम्फोटेरिक को रिलेट कर सकते हो। तो TiO2 टाइटेनियम का सिर्फ एक ऑक्साइड ऐसा है जो बच्चों कैसे है, एम्फोटेरिक है। बाकी दोनों के दोनों कैसे हैं, बेसिक इन नेचर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन बच्चों बात करते हैं बेरिडियम की तरफ। तो बेरिडियम से बच्चों मिलते हैं तो BO मिलता है फर्स्ट, इट इज बेसिक, ये आपको बेसिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो BTO3, ये भी आपको बेसिक में ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों BO2, तो BO2 आपका होता है एम्फोटेरिक, BO2 इज एम्फोटेरिक। जैसे TiO2 था, यहाँ पे BO2 इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट इसके मैं इजी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप ब्रॉड में समझ लो, अच्छे से समझ लो इसको कि किस किस तरीके से कौन से, एक बार देख लो। नेक्स्ट बच्चों B2O5 के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, B2O5 इज एसिडिक, ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होंगे। और आपका BO2 कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये हो गया बेरिडियम के बारे में। अब आता है बच्चों क्रोमियम। तो क्रोमियम में पढ़ा है हम लोगों ने, एक तो CrO, ये आपका बेसिक होता है। लोअर वाले लगभग बेसिक होते हैं, ये बात याद रखो। लोअर ऑक्सीडेशन वाले बेटा लगभग आपके बेसिक होते हैं, कोई से भी उठा लो आप। क्रोमियम, क्रोमियम का छोड़ दो आप, मैग्नीज पे आ जाओ जरा। मैग्नीज का अगर लोअर ऑक्सीडेशन में तो MnO बनेगा, ये भी बेसिक होता है। लोअर ऑक्सीडेशन लगभग आपके बेसिक होते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन में बढ़ता जाएगा बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। जो बीच वाले होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक बैठता है यहाँ पे कि जो लोअर ऑक्सीडेशन वाले हैं वो सारे के सारे बेसिक, और जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो बच्चों वहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर रहेगा। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जैसे B2O5 गया था, क्रोमियम के अंदर CrO3 होता है, मैग्नीज के अंदर बच्चों पढ़ाता है Mn2O7 होता है, वो एसिडिक होता है। Mn2O7, MnO3 वो सब एसिडिक होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीज में तो MnO आपका बेसिक हो गया। मैग्नीज के अंदर और भी आते हैं, जैसे बच्चों Mn2O3 आता है, ठीक है, Mn2O3 आता है। तो Mn2O3 की बात करेंगे तो यहाँ से आपका नेचर क्या मिलेगा, ये भी बेसिक होगा।
लेकिन थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा MnO2। क्या मिलेगा? MnO2। ये एम्फोटेरिक हो जाता है। MnO2 इज एम्फोटेरिक। और इसमें आता है एक तो Mn3O4, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो MnO3 हो गया, और आपका यहाँ से Mn2O7 हो गया, तो ये मिलते हैं एसिडिक में। क्या मिलते हैं? ये एसिडिक में होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन दो एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जिनके बच्चों हमेशा बेसिक होते हैं, एसिडिक कभी नहीं मिलते हैं। तो हमारे दो एलिमेंट, एक तो कॉपर है, क्वेश्चन आया इसके ऊपर, और एक आपका जिंक है। जिंक और कॉपर के बेटा जो ऑक्साइड्स हैं, ये हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बेसिक इन नेचर। तो कॉपर का कौन सा होगा? CuO, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक का बच्चों ZnO। तो ये दोनों, कॉपर और जिंक के यही दो ऑक्साइड है बस, ये दोनों दोनों बेसिक होते हैं। जो जिंक और कॉपर कभी भी एम्फोटेरिक नहीं बनाता, कभी भी एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते। सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन पूछूं कि सर इंपॉर्टेंट और कौन से थे, तो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बचो था टाइटेनियम का, याद रखो टाइटेनियम का सबसे इंपॉर्टेंट था। ये जो क्वेश्चन है हमारा TiO2 पे पूछा गया है। और TiO2 बच्चों कैसा होगा? मैंने भी बताया था, मैंने कैसा बताया था? एम्फोटेरिक। TiO2 इज एम्फोटेरिक, दिस इज ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आने के चांस हैं। वेनेडियम B2O5 इंपॉर्टेंट है। B2O5 बच्चों कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और अगर मैं आता हूँ क्रोमियम में, तो क्रोमियम के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट Cr2O3। Cr2O3 इज इंपॉर्टेंट। Cr2O3 कैसा होता है? ये बच्चों होता है एम्फोटेरिक। कैसा? एम्फोटेरिक। क्रोमियम के साथ बात कर रहा हूँ। अगर आता हूँ मैं मैग्नीज की तरफ, तो मैग्नीज के अंदर पॉपुलर बहुत सारे, एक तो MnO पॉपुलर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कैसा बेसिक इन नेचर होता है। MnO2 पॉपुलर है, जो आपका एम्फोटेरिक होता है। Mn3O4, और याद रखो Mn3O4 ये आपका होता है कैसा? ये होता है बच्चों आपका एम्फोटेरिक। और बाकी इसके और ऊपर जाओगे Mn2O7 समथिंग, तो वो एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद निकिल हमारा एक ऐसा एलिमेंटल है डी ब्लॉक के अंदर, जो बच्चों सिर्फ और सिर्फ बनाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बनाता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो सिर्फ बेसिक बनाता है, कौन सा ऐसा है जो सिर्फ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो बेटा आपका आंसर कौन सा होगा? निकिल। तो निकिल का बच्चों मिलता है यहाँ पे Ni2O3। इसके साथ बच्चों आता है NiB2, NiO, इस तरीके से। ठीक है, O2। एक तो आता है Na2O3, दूसरा आता है NiO2। इनमें से क्या होता है? इनमें से ये वाला सेक्शन बच्चों होता है आपका एम्फोटेरिक का, और ये वाला होता है बेसिक नेचर का। दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो दिस इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, जो सिर्फ निकल के पास ही प्रेजेंट होता है। तो अब मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ। जैसे जैसे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, प्लीज ध्यान देना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाएगी, तो पहले मिलेंगे बच्चों कौन से? बेसिक। फिर कौन से मिलेंगे आपको? एम्फोटेरिक। और फिर मिलेगा आपको एसिडिक करेक्टर। क्लियर हो गया? क्रोमियम और मैग्नीज पे क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नीज के साथ क्या होगा? +2 +3 +4 +5 +6 +7। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो एसिडिक आपकी बढ़ती जाएगी। लोअर वाले में बेसिक, बीच वाले कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद K1O4 और K2Cr2O7 बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनको आप देख लेना। कोई उसमें डाउट हो तो आप मुझे बता। ठीक है, कोई भी उसमें आपको डाउट मिलेगा नहीं। K1O4 K2Cr2O7 हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कुछ अदर कंपाउंड की तरफ। तो अब बेटा हम लोग यहाँ पे हेडिंग लेने वाले हैं आयरन। तो कंपाउंड आपका आयरन का, देखो मैंने आज प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उसके बाद मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया। दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों यहाँ पे हमारे ऑक्साइड्स हैं, उनके एसिड को बेसिक स्ट्रेंथ नेचर के बारे में, वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब बच्चों हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं K1O4 K2CO2 K2Cr2O7, उसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप देख लेना। ठीक है, उसमें कोई डाउट है नहीं। K1O4 और K2Cr2O7 उनके लेक्चर्स हैं, वो आप देख लेना। पहले के लेक्चर सेम प्रोसेस है, वहां से सेम आंसर सेम क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कोई डाउट नहीं। मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोगों ने पहले भी देख रखी है। ठीक, चलो। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आयरन, Fe, इसके कंपाउंड, इसकी रिएक्शंस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, यस यस। तो बच्चों ये हमारा जो एलिमेंट है आयरन, ये पहले बताओ पीरियोड टेबल में कहां से बिलोंग करता है, इसकी पोजीशन क्या है? तो आयरन बच्चों बिलोंग करता है कहां से? फोर्थ पीरियड से। कहां से बिलोंग करता है? फोर्थ पीरियड से। पहले पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। आयरन बच्चों बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है इसका?
ग्रुप बताओ जरा, लास्ट में होता है, मतलब ये एर्थ ग्रुप। कौन सा होगा बच्चों? एर्थ ग्रुप। ठीक है, वहां से बोलो भाई, जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है, हम उसी पीरियड टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एर्थ ग्रुप है, एर्थ ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो एर्थ ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो कितने ग्रुप होते हैं बच्चों एर्थ ग्रुप में? ट्रेड सिस्टम आता है, 9 एलिमेंट के बारे में बात करते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, रहने दो। अब यहां से पॉइंट हमारा ये है कि इसकी पोजीशन तो मैंने बता दी, इसकी प्रॉपर्टी बाकी किसके साथ मैच करती है? तो बच्चों आयरन के साथ मैच करती है, कोबाल्ट के साथ मैच करती है, और निकल। तो आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है कोबाल्ट और निकल के साथ। ठीक है, ग्रुप के साथ बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सिमिलरिटीज, तभी इनको सेम ग्रुप में रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो आपका जो आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉन जनरल कन्फिगरेशन क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा बताओ? 26 एटॉमिक नंबर, 26। तो आर्गन आ जाएगा, और क्या आएगा? 3d6 और 4s2, यही होगा। बच्चों कोबाल्ट की जगह बताओ, कोबाल्ट का कितना? 27 एटॉमिक नंबर। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? तो आर्गन आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? 3d7 हो जाएगा, और 4s2 होगा। बच्चों निकल के बारे में बात करें, निकल का कितना? 28 एटॉमिक नंबर। तो यहां से आपको आर्गन मिलेगा, और आपका 3d8 होगा, और आपका 4s क्या होगा? 2 होगा। यू कैन चेक हियर कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, वो भी आपके लगभग मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आयरन की पोजीशन बताई मैंने, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, और कौन कौन एलिमेंट के साथ इसकी जो प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो लगभग बच्चों मैच करती है। तो आपके कौन कौन से हैं? कोबाल्ट और निकल, जिसका कन्फिग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया। सभी को समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं बच्चों, वो डी में फिल किए जा रहे हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी में जा रहा है ना, डी में एंटर करने की वजह से हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट्स है। नाउ कम ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब आयरन में जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आयरन बच्चों क्या फॉर्म करता है? दो टाइप के सॉल्ट फॉर्म करता है, एक तो इक, और दूसरा बच्चों अस। ये सफिक्स है। ठीक है, OUS। इक की बात करते हैं तो आपको मिलता है फेरस, है ना? फेरस मिलता है अस, और इक की बात करते हैं तो मिलता है फेरी। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के ऊपर। तो डाइवेलेंट वाला बच्चों कौन सा होता है? डाइवेलेंट वाला कौन सा होता है? तो डाइवेलेंट वाला होता है बच्चों आपका अस, जिसमें हम Fe+2 लिखते हैं ना, यस। ट्राइवेलेंट की बात करते हैं तो Fe+3। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि दोनों में से स्टेबल कौन है? दोनों में से स्टेबल कौन सा, ये बताओ मुझे। दोनों में से स्टेबल कौन है, फेरिक या फेरस? यस, बताओ बच्चों। ओके, बिल्कुल। तो बिल्कुल फेरिक इज मोर स्टेबल, डेफिनेटली। हायर ऑक्सीडेशन नंबर, यस डेफिनेटली। Fe+3 इज मोर स्टेबल। कोई कंफ्यूजन बताएगा मुझे Fe+3 का कंफ्यूजन? हाँ, करके दिखाओ मुझे। Fe+3 कंफ्यूजन क्या होगा? अरे भाई, कंफ्यूजन की बात करो तो 2 8 8 करके इस तरीके से डिफाइन होता है, जहां पे अगर मैं बात करूं तो 3D कितना हो जाएगा? 3D 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 3D 5 में आ जाएगा, राइट? और 5 का मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सिर्फ। 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब 3D 5 हो जाएगा, राइट? और 3D 5 का मतलब क्या होगा? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब मोर स्टेबल, करेक्ट ना? तो +3 हमेशा क्या है आपका? +3 मोर स्टेबल है, करेक्ट? यस, +2 कंपेरिजन में +3 वाले हमेशा आपके मोर स्टेबल होंगे। दूसरा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि Fe+3 और कोबाल्ट में +3 और निकल के साथ आपका प्लस, इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन है? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी? यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, तो बताएगा मुझे, इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? +2 से +3 वाला मोर स्टेबल है, वो हमेशा याद रखना। +2 कोई सा भी +2 +3 हो, +3 वाला स्टेबल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी बता सकते हो, स्टेबल कंट्रीब्यूशन से भी बता सकते हो, हाफ फील्ड के साथ कोई डाउट नहीं है। भाई Fe+3 के साथ कहानी क्या थी सर? ये 3D5 था। CO+3 के साथ क्या होगा? ये 3D6 होगा, कोई डाउट उसमें? 3D6 होगा। और निकल+3 की बात करें तो ये क्या होगा? 3D7 होगा। तो कितना जल्दी आंसर आ गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बस पता होने चाहिए, वहीं से आंसर आपके बनने वाले। ठीक, समझ में आ रहा है? अरे 3D6 में क्या होगा? एक एक्स्ट्रा फिलिंग हो जाएगी ना, 1 2 3 4, और ये 5, 1 2 3 4, एक यहाँ 5। और 3D7 की बात करेंगे तो दो आपके पूरी तरीके से यहाँ फिल हो जाएंगे, है ना, 1 2 3 4, बाकी यहाँ पे अनपेयर्ड इस तरीके से। समझ में आ रहा है?
तो मोर स्टेबल कौन सा? यस आयरन, Fe+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CO+3, कोबाल्ट एंड आपके निकल+3। कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपैरिजन भी ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों? यस। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट को लेके। तो फिजिकल स्टेट में कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक बात करूं आयरन के साथ, तो आयरन का जो फिजिकल स्टेट है वो है बच्चों सॉलिड। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, हार्डनेस होती है। डेंसिटी बच्चों इंक्रीज करती है आयरन से निकल की तरफ। आयरन से निकल की तरफ डेंसिटी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज करती है। मैं बात कर रहा हूँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीन एलिमेंट एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो जो मैं अगर डेंसिटी के बारे में बात करूं, और ये तीनों के तीनों बच्चों लगभग आपके ग्रेइश कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट हार्ड मेटल, ठीक है, ये इनका कलर होता है। और मैं डेंसिटी के बारे में बताऊं तो डेंसिटी बच्चों इंक्रीज करती है कहां से? आयरन से। अगर आप मूव कर रहे हो कहां पे? निकल की तरफ, ठीक है। आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? समथिंग ये आती है 7.56 के अराउंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट के साथ तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी अधिक बढ़ती है 8.9 के अराउंड। और निकल की अगर बात करते हैं इसकी डेंसिटी हाई होती है बेटा 8 पॉइंट, ये भी 9 के समथिंग आती है, 8.9 के समथिंग आती है, लगभग दोनों की बराबर होती है। तो इस तरीके से डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे आंसर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करता है बिकॉज ये मेटल्स है हाई। लेकिन क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये मेटल जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या होगा? तो रीजन होगा बच्चों, ये जो हमारे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये आपके मेटलिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज जो प्रेजेंट आपकी डी ऑर्बिटल्स है ना, अरे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत हाईएस्ट होती है। भाई आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500। आयरन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है। आयरन का सबसे हाई है कोबाल्ट और निकल कंपैरिजन में। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? यस बिल्कुल। अब जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे हमारा जो आयरन है वो किस रिएक्शन पर फॉर्म करता है, कौन कौन से आंसर आपके डिफाइन। तो पहला पॉइंट है बेटा रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ अगर रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? तो कोबाल्ट है और निकिल, ये दो ऐसे एलिमेंट है यहाँ पे, अगर आप रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लेके आओगे तो कोबाल्ट और निकिल बच्चों बिल्कुल भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन आयरन आपको पता है घरों में यहाँ लगे हैं बहुत सारे गेट, तो मतलब मॉइस्चर, ऐसे बोल सकते हो कि मॉइस्चर वगैरह कोबाल्ट और निकल को कभी भी अफेक्ट नहीं करती रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आयरन आएगा तो बच्चों यहाँ से आपको पता है रस्टिंग, रस्टिंग पढ़ा है? रस्टिंग का बेटा फॉर्मूला जब आता है Fe2O3.3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पढ़ा होगा आपने। हाइड्रेटेड, दिस इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन बच्चों इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। यही तो होती है रस्टिंग, ठीक है। यस, लेकिन कोबाल्ट निकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। समझ में आ गया सभी को? ओके। अगर आयरन को बच्चों हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो बच्चों ये कन्वर्ट होता है Fe3O4 के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। लेकिन निकल वगैरह को हीट करते हैं तो ये बच्चों कन्वर्ट होता है NiO के अंदर। ये नहीं बनेगा Na2O4 समथिंग इस तरीके से, Na2O3 या फिर Na3O4 समथिंग इस तरीके से नहीं बनाता। तो आयरन की आपके ये कंपाउंडों को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कल हम बात करेंगे इसके ऊपर और भी कॉन्सेप्ट।